नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है हमारा 8 जुलाई और आज की जो मेन न्यूज एक बार नजर डाल लेते हैं। आज पेज 1 पर इकोनॉमी की न्यूज है कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान स्लम टू 20 ईयर्स लो। जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 साल के सबसे लोवेस्ट पे पहुंच गया है। तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के दिन जो मॉडल चल रहा है दैट इज ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो क्या फायदे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के, वो हम देखेंगे। अगला है केरला वर्सिटी टू लॉन्च जीनोम एडिटिंग मिशन टू बूस्ट पल्स स्पोर्ट प्रोडक्शन। केरला में क्या है कि जो पल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें काफी कमी आ रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसमें एक पर्टिकुलर जीन को हम एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पूरा स्टोरी देखेंगे, जीन एडिटिंग क्या होता है, कैस्पर कैस 9 क्या होता है, उससे क्या फायदे नुकसान है, पहले भी आ चुका है पेपर में। लैक्स ऑफ डिवोटी थ्रोंग पुरी टू विटनेस एनुअल रथ यात्रा। पुरी में हर साल एक एनुअल रथ यात्रा होती है, जून जुलाई के महीने में बहुत भव्य होती है। तो वहां पर लाखों डिवोटी पहुंच गए हैं और इसके बारे में जानेंगे कि जगन्नाथ क्या है और जगन्नाथ किस टेंपल से जुड़ा हुआ है, कौन से डेटी से जुड़ा हुआ है, किसका नाम जगन्नाथ है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी आता है अच्छे से। ग्रेफीन ए सिंपल वंडर, जो ग्रेफीन नाम का एक नया मटेरियल निकल के आ रहा है, ये बहुत वंडर कर सकता है। ये कार्बन डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रबर से ज्यादा ये समझो फ्लेक्सिबल है और सिल्वर से ज्यादा इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंस्ट्रक्शन में देखी जा रही है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे। पेंगोंगसो लेक है जो इंडिया और चाइना के बीच में काफी डिस्प्यूटेड लेक है। यहां पर सैटेलाइट से देखा गया है कि चाइना अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है। तो जो हमारे और चाइना के बीच में जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आधी हमारे हिस्से में आधे उनके हिस्से में, तो यहां पर चाइना अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, पहले भी आपने देखा होगा। तो ये फिर से न्यूज में है, एटलस में मार्क होनी चाहिए। और आज का जो एडिटोरियल है वो है लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। बार बार एडिटोरियल आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके कि क्लाइमेट रेजिलियंस पॉलिसी हमको बनानी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। तो क्या हमारे पास स्ट्रेटजी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके लिए हम अलग से एक मिनिस्ट्री बना दें, एक कमीशन बना दें। लाइफ के हर हिस्से में हमको क्लाइमेट चेंज अब देखना पड़ेगा। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ, ऑक्सीजन, हर एक फील्ड में क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ धुएं से रिलेटेड नहीं रह गया। अगर हमने इसको टैकल नहीं किया तो आने वाले 5 साल में ये हमें टैकल कर लेगा। और मैपिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन रेलवेज के जोन देखेंगे, कितने सारे जोन है, कितने डिवीजन है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 5 क्वेश्चन भी होंगे। देखो, पहला है कि 20 साल लो पहुंच गया है, ठीक है भाई। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, 5 से 6 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप सोचो तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है। प्राइवेट सेक्टर एक तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम कर देगा, दूसरा प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन होता है, तो वो बेटर एफिशिएंसी, बेटर मैनेजरल कैपेसिटी के साथ आता है। तीसरा, वो इनोवेशन को प्रमोट करता है। चौथा, वो बाहर से एफडीआई लाने में मदद करता है, ठीक है। पांचवा, ये उसकी ये कह सकते हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट हैं, जैसे नए वेंचर खोलना हो, आपको इनोवेशन करनी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी हो, एम्प्लॉयमेंट को कम करना हो, ठीक है। ब्रिजेस, जो टेलीकम्युनिकेशन है या रोड है, इसमें देगा। ग्लोबल लेवल पे आपको कंपिटिटिवनेस देगा। आप देखो कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, विप्रो है, या ये समझो टाटा का है, ठीक है, टीसीएस है, तो ये बड़े लेवल पे compete कर रही हैं। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है, अगर प्राइवेट कंपनी बिजनेस करेंगी तो टैक्स भी ज्यादा देंगी, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, आपको पता रहेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो भाई कंज्यूमर के पास ऑप्शन भी रहेंगे और बेटर प्रोडक्ट निकल के आएगा। जब एक ही कंपनी का मोनोपोली होता है तो आप सर्विस डिमांड नहीं कर सकते। मान लो बीएसएनएल कंपनी है, तो बीएसएनएल कंपनी लंबे समय तक सर्विस नहीं दे पाई। लेकिन जब लोगों ने देखा कि भाई बीएसएनएल के अलावा अल्टरनेट भी अवेलेबल हैं, तो लोगों ने वहां शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से इकोनॉमिक रिलायंस हमारा कुछ सेक्टर्स पे स्पेसिफिक कम होगा और गवर्नमेंट अच्छे से फोकस कर पाएगी, और लॉन्ग टर्म में हमारा जो गोल है सस्टेनेबिलिटी का, वो हम अचीव कर पाएंगे। अगली न्यूज है हमारी, केरला का जो पल्स स्पोर्ट फार्मर्स है, वहां पर जो पल्स हैं, जो मोती हैं, उनकी खेती कम हो रही है। तो प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं, ग्रोथ रेट भी कम है। तो यहां पर केरला की यूनिवर्सिटी क्या लेना चाह रही है, एक मिशन लेके आई है, जीनोम एडिटिंग मिशन। इससे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर जो जीन है,
जिससे प्रोडक्शन कम हो रही है या बीमारियां लग रही हैं, उसको अल्टर करेंगे, काटेंगे, कुछ ऐड करना पड़ेगा, उससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ब्रीडिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इससे जो पल्स स्पोर्ट है वो एक्वा कल्चर वगैरह हाई लेवल पे रिवोल्यूशनाइज हो सकता है। ठीक है, सिमिलर टू द सक्सेस ऑफ जेनेटिकली इंप्रूव्ड फार्म टिलापीडिया, ऐसा पहले भी वो कर चुके हैं, तो अब इसमें ये होने वाला है। और देखते ही देखते मतलब ये कुछ नया भी लेके आएगा, तो अभी न्यूज नई नई आई है, इसके कोई कमीशन बनेगा, कोई रिपोर्ट जारी होगी, तब इसको और आराम से देखेंगे। देखो इतना समझ लो, जीनोम एडिटिंग क्या होता है, आपको जो डीएनए होता है उसको एडिट करना, सिंपल भाषा में डीएनए को एडिट करता है। तो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऐड कर दो, रिमूव कर दो या उसको चेंज कर सकते हो। फायदे क्या होंगे, देखो टारगेटेड मेडिसिन आप दे सकते हो, है ना, कोई बायोफ्यूल है, डिजीज डिजीज से रेजिस्टेंट क्रॉप आप उगा सकते हो, ठीक है, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, इसके कंसिक्वेंसेज हमें अभी अच्छे से नहीं पता, इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स है। अगर आपने जीन एडिटिंग कर दी तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है, बाद में आप कभी ना कर पाओ। तो नेचर के साथ खिलवाड़ हमेशा भारी पड़ता है, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। देखो प्रोज क्या है, हम अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। क्रिस्पर Cas9 का हमारे पास एक जीन एडिटिंग टूल था, उससे क्या होता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, जिस जीन में प्रॉब्लम है उसको काट के अलग कर दिया। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है, हमने उसके एम्ब्रोज में पता लगा लिया पेट में ही कि भाई इसका ना आंखों का या इसका एक हाथ ये समझो कि खराब होने वाला है, पहले से अपंग होने वाला है, तो जो उसको अपंग कर रहा है डीएनए के अंदर उसको काट दो या चेंज कर दो, उसका हाथ ठीक हो जाएगा। या उसका आंखों का कलर, उसको बालों का कलर, उसकी हाइट, उसका उसका इंटेलिजेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से है तो अच्छा ही, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन भी दे सकते। लेकिन दिक्कत क्या है, एक ऐसा चेंज आएगा जिसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने जीन को एडिट कर दिया, वो दोबारा से आने वाली पीढ़ियों में वो वैसा ही बना रहेगा, और वो किस तरह से निकल के आएगा हमें नहीं पता। नेचर के साथ खिलवाड़ करने का उसका कंसिक्वेंस बहुत बुरे भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, फेटल डेवलपमेंट कैसा होगा, अनफोर्सिन इफेक्ट आएंगे, अनएथिकल भी है, मार्केट बेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबको चाहिए मेरा बेटा गोरा हो, मेरा बेटा लंबा हो, आंखों का कलर ब्लू हो, बाल ऐसे ब्लोंड हो, स्किन टोन ऐसा हो, तो कुछ भी मतलब इसको है ना, एक ब्लू आई बेबी भी ऐसा बोला गया था, या थ्री पेरेंट बेबी भी। तो जब भी इंसान को मौका मिलता है तो वो कितना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है। जैसे आपने पता अल्ट्रासाउंड मशीन आई, अल्ट्रासाउंड मशीन का इन्वेंशन हुआ था कि हम बेबी को पेट में देख पाएंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है, बट उससे हमने क्या किया कि सेक्स सेलेक्टिव हमने अबॉर्शन कराना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से इसके ना देखने लायक होंगे कि क्या प्रो एंड कॉन्स होंगे। लेकिन क्रॉप वगैरह में देखा जा रहा है कि भाई इंसान को छोड़ दो, अगर क्रॉप्स में देखें तो भाई हम अच्छे से अच्छी फसल उगा पाए, क्रॉप्स की नई नई वैरायटी बना पाए, या क्रॉप्स के अंदर जो डिजीज लग जाती है वो खत्म हो पाए, अगर हमें पेस्ट नहीं मारने पड़ेंगे तो हमारे पास केमिकल और वो जो लोड है वो कम हो जाएगा, हमें कम उसके अंदर फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, तो वहां पर ये हो सकता है कि भाई हम इसको यूज कर ले, एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। बट देखने देखने लायक होगा कि क्या होगा। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये Cas9 प्रोटीन जो है ये बार बार न्यूज में आ रखा है, ये क्या चीज है, तो ये जीन एडिटिंग टूल था, सीजर वगैरह है एक तरह की। तो इस तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आप डेली न्यूज पढ़ते रहोगे तो ये फायदा होगा। ये देखो रथ यात्रा है, बहुत फेमस है, आज से नहीं 1971 से काफी फेमस चल रही है। 3 रथ बनाए जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों को ले मतलब रथ में बैठा के ले जाते हैं। एनुअल होता है, लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी का टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। लॉर्ड जगन्नाथ है वो विष्णु का रूप है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आपको पूछ लेंगे ये विष्णु का रूप है या शिवा का रूप है, ऐसे क्वेश्चन तैयार रखना। ऐसा बोलते हैं ये जो टेम्पल था पुरी वाला किसने बनाया था, ये बनाया था किंग अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने। ठीक है, चोड़गंग जो थे अनंत वर्मन ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, 12th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था। और ये कलिंगा डायनेस्टी में बना, कलिंगा आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जैसे हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल हैं, नगरा, द्राविड़ा और विसारा, तो नगर का ही एक सब पार्ट है कलिंग या उड़ीसा आर्किटेक्चर, उसमें ये बना हुआ है। अच्छे खासे गार्डन वार्डन है यहाँ पर। लॉर्ड जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, तीनों का है। एक 20 फुट का हाई व्हील भी वहां रखा हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2023 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया यहाँ से कि भाई या तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नई ऐड हुई है या कौन सी सबसे लेटेस्ट में ऐड हुई है, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आप नजर में रखना। ये भी है, जून जुलाई में होता है। इनके रथ के नाम वैसे बता देता हूं, पेपर में नहीं आते।
नंदी घोष तो जगन्नाथ का चैरियट है, तालध्वज ये बलराम का है, और दर्पदलाना ये सुभद्रा का है। ठीक है, वैसे ये हमारी एनसीईआरटी में भी है 12th की। ये ऐसा माना जाता है ये तीनों ट्राइबल कोड हुआ करते थे कभी, लेकिन अब इनको वहां पे ऐड कर लिया गया है मेन स्ट्रीम में। 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था एक सोमनाथ टेम्पल के बारे में। तीन स्टेटमेंट आई थी। पहला ये कहा कि सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम फेमस है उनमें से एक है भाई, और सबसे पहला भी है ये। दूसरा कह रखा कि जब अलबरूनी आया था उसने सोमनाथ टेम्पल के बारे में डिस्क्राइब किया है। डेफिनेटली सही बात है। अलबरूनी ने हरियाणा में भी एक टेम्पल के बारे में लिखा था, वो आपको बताना है, ये बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है, जब इसको इनोग्रेट किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन में कहा गया कि प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, नहीं भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2। चलो अगला है कि ग्राफीन जो है एक तरह का कार्बन कैलोट्रोप है, और मैंने बताया कि इस मटेरियल की खास बात क्या है, डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रबर से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और सिल्वर से ज्यादा कनेक्टिविटी है। सिल्वर इज नोन एज द बेस्ट कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है भाई। स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट है, केमिकल वेपर डिपोजिशन से बनता है, कार के टायर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, सुपर कंडक्टर बन सकता है। तो इस तरह से अभी ये डेवलपिंग मोड में है। कोई इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉपर न्यूज आएगी तो हम इसको देखेंगे। अगली न्यूज हमारी है पेंगोंग सो लेक। तो चाइना की मिलिट्री यहां पर देखो, आप देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा रही है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। हाँ, इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। पेंगोंग लेक है चाइना में, इसको पेंगोंग सो लेक बोलते हैं, जो कि एक तिब्बतन वर्ड का मतलब होता है हाई ग्रासलैंड लेक। वर्ल्ड की हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस तरह के लेक के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। एक्चुअल में डिस्प्यूटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAOC। LAC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम आपको बताना है। बहुत कम बच्चे जानते होंगे, आप कमेंट में बताना उस चीज को। ठीक है, आज का जो हमारा एडिटोरियल है अच्छा एडिटोरियल है। 2022 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि भाई क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेके ऐसे और एथिक्स में भी और जीएस में भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं बार बार। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, बार बार आ भी रहा है। तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में एक अच्छा मेटेरियल हमारे पास तैयार होना चाहिए। अब इसमें देखो पूरे आर्टिकल में मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। पूरे आर्टिकल में एक ही बात कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 21 में ये राइट है हमको कि राइट टू लाइफ तो है, बट एक अच्छे एनवायरमेंट में रहने का भी राइट है। ठीक है, हवा दूषित है तो मेरा राइट टू लाइफ कैसे रहेगा? तो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेके ये आर्टिकल जो लिखने वाला कह रहा है कि अब हमारे पास एक प्रॉपर कानून आना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट कमीशन अलग से बुला दो, एक्सपर्ट कमेटी हो, तो सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप्स हैं उनसे कंसल्टेशन लो, हाई लेवल कमेटी हो, प्लस फेडरलिज्म का भी इसमें कंसेप्ट आता है कि भाई स्टेट और सेंटर के बीच में भी कनेक्शन होना चाहिए। बिकॉज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट हैं। अगर सेंटर पॉलिसी बनाएगा और स्टेट कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इस पूरे आर्टिकल में यही कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, उसको इंडिया ले, इंडिया भी शेयर करे। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करनी चाहिए डेवलप्ड के द्वारा। इंडिया में एमिशंस बढ़ ही रहे हैं, इंडिया उसको कम करना चाहिए। क्लीन एनर्जी या क्लीन जो फ्यूल आ रहे हैं वो हमें यूज करने चाहिए। तो पूरे आर्टिकल में यही बात थी। अगर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको सारा कंक्लूजन मैंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या बात कही गई है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A है। फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी बनती है। उसका कंक्लूजन देख लेते हैं आज सीधा सीधा ना। सारी बात मतलब इसमें रिपीटिंग बहुत ज्यादा है आज। ठीक है, कंक्लूजन इसका ये था कि भाई हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ह्यूमन राइट्स का इंपैक्टमेंट भी देखना पड़ेगा। अगर हम क्लीन एनर्जी पे जाएंगे तो बहुत से लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी खतरे में आएगा। 2023 में से क्वेश्चन आया कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। सीधी सी बात है, क्लाइमेट मार्केट में क्या होता है कि आपके पास कुछ कार्बन बॉन्ड्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक कार्बन एमिशन की परमिशन देता है। मान लो आपके पास 100 बॉन्ड हैं, आपने 85
50 ही खर्च किए, 50 आप किसी को बेच सकते हो, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू द स्टेट। तो इस तरह से वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही थी और इसका एक्सप्लेनेशन था। आज तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, इतना सिंपल नहीं था, बट यूपीएससी ने यही आंसर माना है तो हम इसी हिसाब से इसको सोचेंगे। आज का जो हमारा मैप है वो भारतीय रेल के बारे में है। भारतीय रेल वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है और करीबन 1851 में बॉम्बे से थाने पहली रेल चलती है, डलहौजी के द्वारा चलाई जाती है। वर्ल्ड में 1824 के आसपास ये ट्रेन वगैरह आ चुकी थी। आज हमारी लाइफ लाइन है, वर्ल्ड की सबसे चौथी बड़ी है। करीबन पैसेंजर ट्रेन हमारे पास ज्यादा है, फ्राइट ट्रेन कम है, ठीक है। लार्जेस्ट सेकंड, एशिया में सेकंड है, वर्ल्ड में फोर्थ है। कोलकाता एक ऐसी सिटी है जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे जोन्स का हेडक्वार्टर है। हमारे पास 19 टोटल जोन है, लेटेस्ट जो है मैंने चेक किए थे। तो इन जोन में से आपको क्या याद करना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, इन पांचों के हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। वैसे तो 19 के 19 याद कर पाओ तो ठीक है, बट 5 तो करो। सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई, ईस्टर्न का है कोलकाता, ईस्टर्न का तो हमेशा कोलकाता ही मिलेगा, नॉर्थ का न्यू दिल्ली, ये भी आप गैस कर सकते हो, साउथ का चेन्नई, ये भी आप गैस कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट का है मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और इसमें आपको एक बात और बता दूं मैं कि जैसे रेलवे से रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, रेलवे की पॉलिसी है या रेलवे के इनिशिएटिव्स हैं, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने हमने हमने रोडवेज में देखा था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चार मिलके क्या बनता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही अगर इन चारों सिटी को हम कनेक्ट कर दें रेलवे से तो क्या बनता है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं ये फटाफट देख लेते हैं। पहला तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने जोन है भारत में, रेलवे जोन मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, गूगल भी करना है एक बार। इंडिया में फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है, ठीक है, किस आदमी ने ये रेलवे वगैरह स्टार्ट करी वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मॉडर्न इंडिया में आपको यूज में आएगा। जीन एडिटिंग टूल का नाम क्या था जो हमने ऊपर देखा था। हमारे यूएन के द्वारा कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल घोषित किए गए हैं, नंबर बताना है। और जो नुब्रा रिवर है वो किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको बताना है। ये भी 2020 या 21 के प्रीलिम्स में आई थी, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से निकलती है। तो ये पांचों क्वेश्चन मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।